अच्छा भाई, बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग ने ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े थे। फिर हम लोगों ने उसकी एक्सेप्शन भी पढ़ी थी बच्चों। हाँ सॉरी, हाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हम लोग ट्रेंड्स पढ़ रहे थे, डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। और आज जो बच्चों हमारे पास पहला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, सर आप इतनी सारी डेफिनेशंस लिखवा रहे हैं, इसका काम कहाँ आएगा बच्चों? अभी आगे जो आज एक टॉपिक है, बड़ा मेन टॉपिक है, बहुत ही मेन टॉपिक है। आज हम लोग वो करने जाएंगे बॉन्ड हेबर साइकिल, जिसका नाम है। बस ये वाली डेफिनेशन हो जाए, उसी से आगे हम लोग रिलेट करेंगे बॉन्ड हेबर साइकिल। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, energy change when 1 mole of a compound is formed from its element। ठीक है भाई, किससे बनता है तुम्हारा 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड? अपने एलिमेंट से बनेगा अंडर स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशन। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लास में। नेक्स्ट हाईलाइट इसमें करने वाली क्या बात है, ये है कि हमें बनाना क्या है। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड हमें बनाना है, ठीक है। और बनाना किससे है? इसके एलिमेंट से। अब एक इक्वेशन लिखता हूं, मजीद क्लियर होगा। जैसे कि बच्चों ये देखो, मुझे बनाना है 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। यहां पर मेरे पास कंपाउंड है, सपोज करो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। मेरे पास कंपाउंड मुझे बनाना है बच्चों। मुझे बनाना किससे है? वन फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई? तुम्हें दिख रहे हैं। यहां पर तुम्हें नाइट्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, और तुम्हें क्लोरीन दिख रहा है। तो इसमें तीन तुम्हारे जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन क्लोरीन। और इनकी एलिमेंटल स्टेट क्या होती है बच्चों? गैसेस। तीनों गैस है हमारे पास। ठीक है भाई। अब बच्चों क्या मेरे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है? नहीं भाई। वो एलिमेंटल स्टेट हमारे पास क्या होगी? क्योंकि बोला गया है डेफिनेशन के अंदर फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो इन सबको हम क्या कर देंगे भाई? अगर मुझे 1 मोल बनाना है तो देखो ना, मैं इन सबको क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। ठीक है भाई, मैं इन सबको क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। अब ये मेरे पास एलिमेंटल स्टेट आ गया ना। अभी तो मॉलिक्यूलर स्टेट में थे ना, देखो ना मॉलिक्यूलर स्टेट में थे। N2 मतलब दो एटम आपस में ज्वाइन हुए हैं। हाइड्रोजन में भी दो एटम ज्वाइन हुए हैं, क्लोरीन के भी दो एटम आपस में ज्वाइन हुए हैं। हमें लाना है इसको एलिमेंटल स्टेट में, तो जब भी मैंने इनको सबको क्या करा है भाई? हाफ किया। चलो, एक एग्जांपल तो मेरी ये हो गई। दूसरी एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। सपोज करो तुम्हें बनाना है सोडियम ब्रोमाइड सॉलिड। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? सबसे पहले हमारे पास सोडियम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। NaBr सोडियम ब्रोमाइड, तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर सोडियम होना चाहिए। और तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? ब्रोमीन। अच्छा, यहाँ पर बनाना कितना है हमें? 1 मोल बनाना। कितना बनाना है भाई? 1 मोल हमें बनाना है। तो ये बात याद रखनी है। अब ब्रोमीन जो होता है ना बच्चों, हमारे पास डायटोमिक होता है। हैव नो फेयर ऑफ आइस कोल्ड बेयर, अगर तुम्हें याद हो। हैव नो फेयर ऑफ आइस कोल्ड बेयर, ये सारे हमारे पास डायटोमिक होते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो ये तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो होता है ना बच्चों,
ब्रोमीन गैस स्टेट में होता है। सोडियम जो है हमारे पास ग्रुप 1 का मेटल है, तो सॉलिड स्टेट में होगा। इसमें कुछ रह गया क्या चेंज करना? हाँ भाई, कुछ चेंज करना रह गया क्या? ब्रोमीन, ये देखो ना, हाफ हो गया, तो हमारे पास ये एलिमेंटल स्टेट में है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। अब एक और हम लोग इक्वेशन कर लेते हैं। CH4 मीथेन गैस है भाई। हाँ भाई, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है भाई? कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है भाई, कार्बन और हाइड्रोजन है। अब कार्बन सॉलिड होता है, हाइड्रोजन, ठीक है भाई। चलो, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। सर, हमने एटमाइजेशन पढ़ी, हमने लैटिस एंथैल्पी पढ़ी, हमने फॉर्मेशन पढ़ी। ठीक है भाई, हमने फॉर्मेशन पढ़ी। सर, इन सब का काम कहाँ आएगा? अब हम लोग उस स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इसका काम आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं जिसका नाम है हेसिस लॉ। एएस में पढ़ा चुके हैं बच्चों हम हेसिस लॉ। हेसिस साइकिल बनाते थे, जिसने नहीं पढ़ा वो घबराए नहीं, वापस से मैं पढ़ा रहा हूँ हेसिस लॉ। हेसिस लॉ समझाऊंगा, बाकी जिसने एएस में एएस नहीं पढ़ा वो डायरेक्ट एक्सेल दे रहा है, तो घबराए नहीं, एएस में आप लोग पढ़ लोगे तो वहां पर मजीद ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा बच्चों, हेसिस लॉ हमें क्या कहता है? हेसिस लॉ हमें ये कहता है कि अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन कर रहा हूं, जैसे कि सपोज कर लो मैं बना रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, आ, मैंने बनाई सिंगल स्टेप में। इसकी जो एनर्जी आ रही थी -300 किलो जूल पर मोल आ रही थी। ठीक है भाई, इसकी जो मेरे पास एनर्जी आ रही थी -300 किलो जूल पर मोल आ रही थी। अब ये तो मैंने करा था सिंगल स्टेप के अंदर। जूम आउट। सिंगल स्टेप मतलब मैंने डायरेक्ट ये दोनों चीजें कर ली, बस कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ये सिंगल स्टेप हो गया। अब मैं इसको मल्टीपल स्टेप में करता हूँ। मल्टीपल स्टेप देखना कैसे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन सबसे पहले। अच्छा वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने का जो तरीका होता है ना, वो पहला ये होता है कि आप कार्बन और ऑक्सीजन को ऐड करो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन हम लोग ने कभी जब भी बचपन से इक्वेशन लिखते आ रहे हैं, हम ऐसे लिखते आ रहे हैं सिंगल स्टेप की, और इसी की हम लोग एंथैल्पी लिखते थे। ठीक है, अब मजीद देखो, सुनो गौर से भाई, कि अब मैं जो करने जा रहा हूं ना, ये रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप्स में करने जा रहा हूं। अच्छा, कार्बन मेरे पास सॉलिड होता है बच्चों, ऑक्सीजन मेरे पास गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास गैस है। कार्बन मेरे पास सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी बच्चों गैस होती है। अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है ना, तो मैं इधर हाफ लगा दूं। ये मेरा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब मैं कर रहा हूं बच्चों मल्टीपल स्टेप में ना, तो मैं 2 स्टेप में करूंगा। देखना यही रिएक्शन, अभी सिर्फ सुनते रहो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन इन द एंड मैं जब बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल स्टेप्स में मैं कर रहा हूं, 2 स्टेप्स में मैं करूंगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई। अब मैं कंप्लीशन की तरफ चलता हूँ। सेकेंड स्टेप मेरा जो होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड मजीद रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और ये मेरा बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो कि मैंने एक ही रिएक्शन 2 तरीके से करा है, बनी सेम चीज है, एलिमेंट भी सेम यूज हुए हैं, लेकिन एक रिएक्शन मैंने लिखा है सिंगल स्टेप में और एक रिएक्शन मैंने लिखा है मल्टीपल स्टेप में। अब हेसिस लॉ कहना क्या चाह रहा है हमें? हेसिस लॉ कहना चाह रहा है कि भाई
अगर आप कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में करते हो या आप कोई भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में करते हो, तो याद रखना उसकी इंथैल्पी चेंज सेम रहेगी। ये हमें कहना चाह रहा है हेसिस लॉ के द रूट is independent to the energy change. Sorry, energy change is independent to the root. रूट तुम कोई सा भी लो, चाहे वो तुम रूट लो मल्टीपल स्टेप वाला या तुम सिंगल स्टेप वाला लो, तुम्हारी एनर्जी चेंज जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। बात क्लियर होती है कि अगर हम लोग सिंगल स्टेप में रिएक्शन करें या मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन करें, हमारी जो एनर्जी चेंज है वो सेम रहनी है। तो यही हमारे पास हेसिस लॉ है। ये तो नहीं पूछेगा ना फर्स्ट स्टेप में कितनी हुई, सेकंड स्टेप में कितनी हुई, वो बता भी दे, वो बता देगा तुम्हें। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी स्टेप की इतनी, सेकंड की इतनी है, तो ओवरऑल तुम्हारी एनर्जी चेंज कितना। ठीक है भाई, नेक्स्ट है जी। मल्टीपल स्टेप्स के ऊपर वाला पार्ट थोड़ा समझाएंगे, मैं इंटरनेट गया था तो। अच्छा, मल्टीपल स्टेप में ऊपर वाला पार्ट में अफीफा कुछ भी नहीं है हमारे पास। देखो ना, ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ये लिखा हुआ है मैंने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें बनाकर दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो गौर से सुनना कि हमारे पास नीचे वाला सबसे पहले स्टेप देख लो ना, कि मैंने बनाया क्या है नीचे, फाइनल मेरा प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यूज क्या क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन। बस मैंने इसी इक्वेशन को नीचे दो स्टेप्स में लिख दिया। होता क्या है असल में कि पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन इसी इक्वेशन को अगर मैं समराइज कर दूं सिंगल स्टेप में, तो वो ये बनती है। ठीक है, और सर ये किस चीज के लिए है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मिंग की है ना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो ना, वो तो सही है, बट आपको कैसे पता कि ये आपको ये ऐसे निकालना है? अच्छा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनता है ना, जी। तो उससे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बात याद होनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मल्टीपल स्टेप्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई इसका मल्टीपल स्टेप क्या होगा, इसका मल्टीपल स्टेप क्या होगा, नहीं, ये कोई टेंशन नहीं लेनी है हमें। ठीक है भाई, आपको टेंशन क्या लेनी है कि अगर मैं कोई भी चीज सिंगल स्टेप में करूं या मैं कोई भी चीज मल्टीपल स्टेप में करूं, उसकी एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, ये आपको टेंशन लेनी है। इसकी मैं आपको वो लिखवा देता हूं। अब क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट लिखवा देता हूं हेसिस लॉ की, ये आप एएस में भी पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा भाई, अ केमिकल रिएक्शन, ये तो बस मैंने एक एग्जांपल दी थी कार्बन डाइऑक्साइड वाली। अ केमिकल रिएक्शन which is done in a single step or in multiple step if it has final and initial products same, so the energy value, so the overall energy लिख लो बच्चों, so the overall energy change given out will be same। अब देखो ना कि तुम्हारे पास जब मैं सिंगल स्टेप वाले के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, तो क्या मेरे जो इनिशियल प्रोडक्ट है कार्बन और ऑक्सीजन था, और फाइनल प्रोडक्ट क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं आता हूं मल्टीपल स्टेप में। मल्टीपल स्टेप का तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, इनिशियल प्रोडक्ट क्या तुम्हारे सेम है, कार्बन और ऑक्सीजन। जब तुम्हारे इनिशियल प्रोडक्ट सेम हो, तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट सेम हो, और तुम कोई भी केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में या मल्टीपल स्टेप में कर रहे हो,
तो तुम्हारे पास जो ओवरऑल एनर्जी चेंज आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये मुझे कहता है हेसिस लॉ। ठीक है भाई। मजीद आगे चले भाई, चलो। अब बच्चों एएस में हम लोगों ने हेसिस लॉ पढ़ा था, हेसिस साइकिल पढ़ी थी। यहाँ पर अब हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ ही है। इसमें हम लोग कैलकुलेशंस भी सीखेंगे और एक साइकिल बनाना सीखेंगे जिसका नाम है बॉन्ड हेबर साइकिल। शुरू में बहुत मुश्किल लगेगी, सीरियसली मुश्किल है ये, लेकिन जब तुम लोग 10-15 बॉन्ड हेबर साइकिल बना लोगे, 3-4 तो मैं इधर ही बनवा दूंगा, जब तुम बना लोगे ना, मजीद इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें इतनी आसान हो जाएगी कि भाई याद हो जाएगी। अब ये वही वाला कितना है? कौन सा वाला? वो लेवल ओ लेवल में बॉन्ड हेबर साइकिल का जिक्र कहाँ था? नहीं, ये का नाम में कोई प्रोसेस थी ना? हाँ हाँ हाँ, ये 2 साइंटिस्ट ने बनाई है ना, बॉन्ड हेबर। तो ये वही वाली साइकिल है, हेबर वही है, साइंटिस्ट के ऊपर रखी गई है। ठीक है भाई। अब बच्चों होता क्या था, अगर आप लोगों को हेसिस लॉ याद हो तो हमारे पास कुछ इंथैल्पी, जैसे कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन होती थी, डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन। बच्चों ये एएस का है, एएस में आप लोग पढ़ेंगे ये। अफीफा घबराना नहीं, सिर्फ अभी सुनो। जैसे कि कंबशन हमारे पास होती थी ना, तो वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते थे सिंगल स्टेप से एएस के अंदर। तो उसके लिए डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन, तो ये जो भी इसकी वैल्यूज निकलती हैं हेबर साइकिल, हाँ, वो इससे रिप्रेजेंट होती वो जब हम लोग वहां पर वो बनाते थे ना हेसिस साइकिल, तो उसमें सिंगल स्टेप से डिटरमाइन नहीं होती थी ये। है। ठीक है, ऐसे ही सेम गोज फॉर डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस या लैटिस एंथैल्पी, ये भी ना सिंगल स्टेप से डिटरमाइन नहीं हो सकती। तो इसके लिए ही हम लोग बॉन्ड हेबर साइकिल बनाते हैं। ठीक है भाई, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बॉन्ड हेबर साइकिल बनाते हैं। अब तो इसमें लिख लो कि V as delta H naught of lattice enthalpy cannot be determined in a single step single direct step, so we use Hess's law। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, Hess's law। और Hess's law की मदद से बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, Hess's साइकिल की मदद से, सॉरी, Hess's साइकिल की मदद से ना हम लोग निकालेंगे डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस। और उसके लिए जो हम साइकिल बनाते हैं ना, वो हम बनाते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल। सो हेसिस साइकिल इज यूज्ड, या हेसिस साइकिल टू यूज टू फाइंड डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस इज नोन एज बॉन्ड हेबर साइकिल। ठीक है भाई, बॉन्ड हेबर साइकिल। अब जैसे कि बच्चों, अगर मैं तुम्हारे पास फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखूं, तो सॉरी, लैटिस एंथैल्पी की इक्वेशन लिखूं, लैटिस एंथैल्पी की पीछे जाके डेफिनेशन पढ़ो, जल्दी जाओ, लैटिस एंथैल्पी की पीछे जाके डेफिनेशन पढ़ो भाई। हाँ भाई, कोई मुझे पढ़ के बताए लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन, जल्दी जल्दी। व्हेन 1 मोल ऑफ the amount of एनर्जी, energy, हाँ the amount of energy released सही है, when 1 mole of its ionic compound इज फॉर्म्ड is formed from its गैसियस आयन, ऐसा ही है, under standard condition. हाँ, अंडर स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशन। लैटिस एंथैल्पी की हमारे पास
बच्चों डेफिनेशन क्या होती थी, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इज गैसियस आयन। ठीक है भाई, जैसे कि अगर मुझे NaCl बनाना है, NaCl क्या है भाई, मेरा आयोनिक कंपाउंड है, और कितना बनेगा ये बनेगा 1 मोल। तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, गैसियस आयन यूज करने पड़ेंगे। लैटिस एंथैल्पी के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, गैसियस आयन। अच्छा बच्चों, बॉन्ड हेबर्ट साइकिल के लिए ना सबसे पहले आपको सारी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए जितनी भी मैंने लिखवाई है, A to Z, एटोमाइजेशन, फॉर्मेशन, लैटिस एंथैल्पी और ये सारी चीजें। ठीक है भाई, तो ये आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब याद होना चाहिए। तो लैटिस एंथैल्पी क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इज गैसियस एटम, गैसियस आयन सॉरी। तो गैसियस आयन हमारे पास कौन कौन से होंगे, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसा ही है। ये मेरे पास बन गई है इक्वेशन किसकी, लैटिस एंथैल्पी की ऑफ NaCl। अब मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों बॉन्ड हेबर्ट साइकिल बनाना। थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, सिर्फ सुनते रहना मेरी बात। सबसे पहले बच्चों बॉन्ड हेबर्ट साइकिल हम लोग बना रहे हैं किसकी, क्वेश्चन हमारे पास है ड्रॉ दी बॉन्ड हेबर्ट साइकिल, ड्रॉ दी बॉन्ड हेबर्ट साइकिल ऑफ NaCl। अच्छा बच्चों, अगर तुम लोग लिख रहे हो तो रुक जाना, अभी सिर्फ और सिर्फ देख लो, इसका बाद में स्क्रीनशॉट लेके ना कॉपी कर लेना। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें ना, और मुश्किल भी है मैं बता रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इजी हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हें जब भी बॉन्ड हेबर्ट साइकिल बनानी है तो तुम्हें अपना फाइनल प्रोडक्ट ऐसे नीचे लिख देना है। मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या है भाई, NaCl है। NaCl मुझे बनाना है, सॉलिड बनाना है, और उसके अराउंड एक बड़ा सा बॉक्स बना दो ऐसे। ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये क्या है तुम्हारा फाइनल पॉइंट। अब NaCl को हम लोग बनाते किससे, फॉर्मेशन के थ्रू बनाते हैं। NaCl को बच्चों पहला स्टेप हमारा होगा फॉर्मेशन, इधर पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन हमारी होती क्या है कि व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, ये देखो ये रिफॉर्मेशन, व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशन। ठीक है भाई, अब ये देखो पहला तुम्हारा जो बनेगा ना चीज, वो बनेगी फॉर्मेशन की। ये देखो फॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों, डेफिनेशन जरूर याद रखना। फॉर्मेशन के लिए व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो मेरे पास इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम सॉलिड प्लस Cl2 गैस। अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है, तो इधर भी 1 क्लोरीन करना पड़ेगा, तो इसको मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दूंगा। ये बात क्लियर होती है। अब इसके अराउंड एक तुम लोगों को बॉक्स बना देना है। बच्चों ये है तुम्हारी लेटिस और सॉरी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, हमारी एक चीज बन रही है, उसके अंदर तुम्हारे बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो बॉन्ड हमारे जो बनते हैं वो कैसे हैं, आर दे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, तो सो दे आर एक्सोथर्मिक। अब एक और बात बताने जा रहा हूं मैं, मेरे पास दो किस्म के मैं एरोज बनाऊंगा इसमें, एक डाउनवर्ड एरो और एक बनाऊंगा मैं इसके अंदर एक अपवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो बनाऊं तो इसका मतलब वो चीज एक्सोथर्मिक है, अपवर्ड एरो बनाऊं तो इसका मतलब वो चीज एंडोथर्मिक है। अब मुझे बताना कि ये चीज क्या है, फॉर्मेशन, डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या है ये, इज दिस एक्सोथर्मिक और इज दिस एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। कैसे पता चला, क्योंकि इसका एरो क्या है, डाउनवर्ड है, और याद रखो फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगी। ठीक है, इट कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, लेकिन ज्यादातर एक्सोथर्मिक होगी।
ठीक है, फॉर्मेशन मेरी एक्सोथर्मिक है और ये फॉर्मेशन किसकी है, डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मुझे पहुंचना किसमें है, एक बात बता देता हूं, मुझे पहुंचना किससे है, लैटिस एंथैल्पी से पहुंचना है मुझे। एक मिनट रुको, बल्कि छोड़ो उसको, इक्वेशन देखो, इक्वेशन में मुझे पहुंचना किसमें, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव पे मुझे पहुंचना है किसी भी हाल में। सोडियम पॉजिटिव को कन्वर्ट करना है और क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। यहां पर मेरे पास क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं सोडियम को कन्वर्ट करूंगा गैसियस स्टेट में। ठीक है, क्लोरीन को फिलहाल नहीं छेड़ रहे हम, क्लोरीन को फिलहाल नहीं छेड़ रहे। मुझे जाना किस में है, मुझे जाना है सोडियम पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में, दोनों, लेकिन पहले किस में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में होने चाहिए। याद रखो बच्चों कि तुम लोग क्या करोगे, हमेशा पहले गैसियस स्टेट में लेकर जाओगे फिर उसको आयन में कन्वर्ट करोगे। अब मेरा एक मेन सवाल है कि मैं किसी भी एटम को अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता था तो उसका मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो कौन सा प्रोसेस होता था, कोई मुझे बता सकता है? पीछे जाओ, देखो जाओ, सोडियम को मैंने कन्वर्ट कर दिया है गैसियस स्टेट में। अभी रुकिए, चलो मैं एटोमाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ो। वो एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। हाँ, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन की बच्चों ऑनलाइन वालों तुम लोग भी डेफिनेशन पढ़ो एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन की और मुझे भी बताओ। हाँ भाई, क्या डेफिनेशन है? The amount of energy absorbed हाँ when 1 mole of gaseous atom हाँ, is made from its element। ऐसा ही है, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज मेड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अब क्या यहाँ पर सोडियम मेरे पे एलिमेंटल फॉर्म में है, जब मुझे इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वहां मुझे क्या करनी पड़ेगी, एटोमाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एटोमाइजेशन कर रहा हूं। अब देखना कैसे, सोडियम को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस एटम में। क्लोरीन को फिलहाल मैंने नहीं छेड़ा। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या कर दी है बच्चों, यहां पर मैंने कर दी है एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम। एक एक करके हम सारी चीजें करेंगे, शुरू में मुश्किल लगेगा इंशाल्लाह, लेकिन आगे अल्लाह खैर करेगा। ये रिएक्शन जो है अब हाँ, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर हमारा जो है बॉन्ड क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हमारा, एनर्जी एब्सॉर्ब लिखा हुआ होगा। एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है। अगर डेफिनेशन में जाओ तुम लोग एटोमाइजेशन की, तो वहां पर मैंने एनर्जी एब्सॉर्ब लिखा होगा, एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज एंडोथर्मिक। तो इसका एरो कहां बनना चाहिए, ऊपर बनना चाहिए, इसका एरो बनेगा बच्चों ऊपर। ठीक है, और ये हुई क्या है यहाँ पर, डेल्टा एच नॉट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, अब मजीद आगे चलते हैं बच्चों। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो सोडियम है वो गैसियस स्टेट में भी आ गया है। अब मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है भाई, आयन में कन्वर्ट करना है, सही है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है आयन में। तो जब भी हम लोग गैसियस एटम को आयन में कन्वर्ट करते हैं तो बताओ उसको क्या मतलब होता है। अच्छा, ये तुमने एएस में पढ़ा है। जब भी किसी चीज को मुझे आयन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मुझे सोडियम को आयन में कन्वर्ट करना है, सोडियम क्या करता है, लूज करता है गेन करता है? सोडियम ग्रुप 1 का मेटल है तो लूज करेगा। तो जब भी हम लोगों को किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अभी एएस की क्लास में ही पढ़ा है हमने, क्या होता है उसका मतलब, आयोनाइजेशन। ठीक है, किसी भी एटम को, गैसियस एटम को अगर मुझे आयन में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन। तो अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, सोडियम की आयोनाइजेशन करने जा रहा हूं। तो देखो, when 1 mole of a electron is removed from 1 mole of his gaseous atom,
तो देखो क्या यहाँ पर मेरे पास सोडियम गैसियस में है और इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया, तो क्या इसमें आयन आ जाएगा, ठीक है। और प्लस इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करवाया ना वो लिखना नहीं भूलना, वो भी लिखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया है वो लिखना जरूरी है। इसके साथ साथ क्लोरीन को नहीं छेड़ो, क्लोरीन को सिंपल ऐसे लिख दो, ठीक है, एक एक करके। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी आयोनाइजेशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? एक इलेक्ट्रॉन निकाला है ना हमने, तो ये कौन सी है, ये है फर्स्ट या डेल्टा एच, नॉट ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, ठीक है। अब क्या मेरा सोडियम जो है वो आयोनिक फॉर्म में आ गया है, और क्या मेरा सोडियम जो है वो गैसियस फॉर्म में भी आ गया है? देखो आ गया है ना भाई, आयोनिक फॉर्म में आ गया। दो चीजें चाहिए थी हमें, एक तो सोडियम आयोनिक फॉर्म में भी हो और गैसियस फॉर्म में भी हो, तो देखो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए है, अब मुझे चाहिए है क्लोरीन गैसियस एटम में आयनिक स्टेट। अब गैसियस में तो है, लेकिन क्या वो एटम वाली फॉर्म में है? नहीं, अभी वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, Cl2 है, ठीक है। अब मुझे इसको एटम वाली फॉर्म में लेकर जाना है, तो मुझे यहां पर क्या करनी पड़ेगी, एटमाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, एटमाइजेशन करनी पड़ेगी, और एटमाइजेशन के अंदर मुझे देखो Cl2 है, सॉरी Cl है, मुझे इसको एटमाइजेशन करनी है, मतलब हाफ करना है, तो मुझे इसका मतलब बॉन्ड तोड़ना है। तो जब भी मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो इसका जो एरो है वो क्या बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। इसके साथ साथ सोडियम पॉजिटिव था मेरा, गैसियस स्टेट में आ गया था। अब मैंने क्लोरीन को किसमें चेंज कर दिया है, गैसियस स्टेट में मैंने इसको चेंज कर दिया। हाँ नहीं, अब 1 इलेक्ट्रॉन एक बार लिख दिया ना, एग्जामिनर को पता चलेगा, ठीक है। अब मजीद आगे नहीं लिखना, या लिख भी दो तो कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट, अब हमने यहां पर क्या करा है, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्लोरीन क्या बनता है, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज बनता है या नेगेटिव चार्ज बनता है? क्लोरीन देखो ना, तुम्हारा नेगेटिव चार्ज बनता है, नेगेटिव आयन बनता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज बोल रहा हूं, नेगेटिव आयन बनता है। क्लोरीन फिलहाल यहां पर एटॉमिक स्टेट में है, ऐसा है। क्लोरीन को मुझे नेगेटिव बनाना है, तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन तो निकालना होता है। अच्छा। क्लोरीन अगर मैं आयोनाइजेशन करूंगा तो क्लोरीन तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो मुझे यहां पर क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है कि 1 मोल इज एंटर्ड, ठीक है, इन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बता, हमारे पास हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी बच्चों, कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है भाई। पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो बताओ इस चीज का एरो कहां पर बनना चाहिए, डाउनवर्ड्स बनना चाहिए, ठीक है भाई, डाउनवर्ड्स बनना चाहिए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करने जा रहे हैं क्लोरीन के अंदर। क्यों, क्योंकि अब हम लोग को क्लोरीन को, वो जो 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैसियस एटम है उसको हमें बनाना है नेगेटिव। तो देखो इसका मैंने एरो बना दिया है डाउनवर्ड, ये रहा, और ये हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा एच नॉट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है भाई, यार फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, ऑफ क्लोरीन। तो अब देखो इसमें सोडियम पॉजिटिव तो था तुम्हारे पास, गैसियस स्टेट में भी था ये, और अब मैंने क्या करा है, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन जब डाला
क्या वो नेगेटिव हो जाएगा? तो इधर भी फर्स्ट पे एक दफा इलेक्ट्रॉन वो दिखाना पड़ेगा क्या? इधर भी इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। अब रुको ना, अब मेरी गौर से बात सुनो। क्या यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था? तो यही जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोरीन, वही वाला इलेक्ट्रॉन है ये, इसीलिए शो करना था। ठीक है भाई, या अगर इसमें शो कर दो, चलो शो कर देते हैं हम, ये लो शो कर दो तो ज्यादा बेहतर है। ये मैं भी शो कर देता हूँ कि इसके अंदर हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया। वो इलेक्ट्रॉन आया कहां से? जो सोडियम ने लूज करा था आयोनाइजेशन में, वो तुम्हारा क्लोरीन ने गेन किया है एटॉम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर। ठीक है, क्या मैं उसी मुद्दे पे पहुंच गया? ये देखो, क्या ये चीज और क्या ये चीज सेम है? सोडियम पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव गैशियस चाहिए था, सोडियम पॉजिटिव गैशियस मिल गया। क्लोरीन नेगेटिव गैशियस चाहिए था, क्लोरीन नेगेटिव गैशियस मिल गया। और अब whenever 1 mole of ionic compound is formed from is gaseous ion, तो उसको हम कहते हैं बच्चों लैटिस एंथैल्पी। क्या कहते हैं हम उसको? लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस। ये भाई, अब सारा गेम है इसको निकालने का, ये हमें नहीं पता होती, इसको हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा मैं अब ये चीजें मिटा देता हूँ बच्चों, साइड वाली ना, थोड़ा मजीद साफ हो जाएगी ये चीज। पहली पहली कर रहे हैं, बहुत बारीकियों से मैं चल रहा हूं, तुम लोग भी बहुत बारीकियों से चल रहे होगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो ये सारी चीजें बहुत आसान होती रहेंगी इंशाल्लाह। फाइनल पॉइंट मेरा क्या था? ये चीज थी, हेसिस लॉ क्या कहता था कि अगर तुम सिंगल रूट से जाओ, सॉरी सिंगल स्टेप से जाओ या मल्टीपल स्टेप से जाओ, हमारे पास जो एनर्जी का चेंज है वो एक ही रहता है। अब मैं एक बात बताता हूँ कि तुम्हारे पास हेसिस लॉ जो कहता था वो ये कहता था, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ बच्चों, अभी कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी छोड़ दो इस चीज को, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ इसको। हेसिस लॉ तुम्हें क्या कहता था? अच्छा इसमें एक चीज देखो बच्चों, तुम इसमें ना 2 रूट बन गए तुम्हारे। रूट कौन कौन से बने वो मैं बताता हूँ। एक रूट तुम्हारा ये है फर्स्ट रूट, बस फॉर्मेशन वाला, यहां से यहां है खत्म, ये तुम्हारा एक फर्स्ट रूट है। सेकंड रूट पता है कौन सा है? ये पूरा, ये तुम्हारा सेकंड रूट है। सर ये हमें कैसे पता चला? हेड टू टेल का रूल। ये देखो, यहां से हेड टू टेल जा रहा है, सॉरी एक मिनट, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल। लेकिन यहां पर एक मसला आ गया, यहां पर आ गया हेड टू हेड। ठीक है, जहां पर तुम्हारा हेड टू हेड आता है ना, उसमें एक चीज आती है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन वाले को तुम रख दो फर्स्ट रूट। ठीक है, फॉर्मेशन तुम्हारा क्या हो गया? फर्स्ट रूट हो गया। अब जो तुम्हारा ये वाला चीज है ना, ये जो मैंने ब्लू से मार्क करी हुई है, ये तुम्हारे पास क्या है? सेकंड रूट है। हेसिस लॉ क्या कहता है कि अगर तुम फर्स्ट रूट से जाओ और अगर तुम सेकंड रूट से जाओ, सेकंड रूट को बच्चों में मार्क कर देता हूं, ये रहा तुम्हारा, यहां से स्टार्ट हो रहा है सेकंड रूट। यार मैं कैसे मेजर करूं, खैर इसको छोड़ो। फर्स्ट रूट से अगर तुम जाओ और सेकंड रूट से अगर तुम जाओ, तुम्हारे पास एनर्जी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। एनर्जी इन फर्स्ट रूट इज इक्वल टू एनर्जी चेंज इन सेकेंड रूट आर इक्वल। तो देखो भाई मैंने भी यही करा है। अब मेरे पास फर्स्ट रूट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ NaCl है, तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। मेरा पहले रूट में यही था। ठीक है, फाइनल पॉइंट तुम्हारा क्या होता है? जहां पर सारे एरोज आ रहे हो, तो देखो यहां पर सारे एरोज आ रहे हैं ना, ये तुम्हारा फाइनल, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है जहां तुम्हारे सारे एरो आ रहे होते हैं, आके मिल रहे होते हैं।
ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट रूट हो गया। फर्स्ट रूट के अंदर तुम्हारे पास एक ही चीज आ रही है, वो क्या है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl। इसके बाद अब हम चलते हैं सेकेंड रूट की तरफ। सेकेंड रूट के अंदर तुम्हारे पास क्या क्या आ रहा है भाई, सबसे पहले देखो एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, मैंने यहां पर लिख दिया डेल्टा एच नॉट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। अब इन सबको तुम्हें क्या कर देना, प्लस कर देना, प्लस, करके लिखते हैं। हाँ अब प्लस कर देना। अब क्या आ रहा है भाई हमारे पास, एटमाइजेशन के बाद डेल्टा एच नॉट ऑफ आयोनाइजेशन। उसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास, डेल्टा एच नॉट ऑफ वापस एटमाइजेशन। अब ये एटमाइजेशन किसकी है, ये वाली क्लोरीन की है। अच्छा इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी अब तुम्हारी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखते हैं, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला तो नहीं है, लेकिन क्लोरीन के केस में एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना। सपोज करो अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन आ जाता O2 माइनस, फिर क्या करते, तो तुम्हें फर्स्ट भी लिखना पड़ता, वहां सेकंड भी लिखना पड़ता, ठीक है भाई। और एंड में तुम्हारे पास क्या बचती है, डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। अब तुम्हें यहां पर निकालनी क्या है पता है, ये चीज तुम्हें निकालनी है। अब मैं तुम्हें इन सबकी ना वैल्यूज बता देता हूँ। मेन पता है काम क्या है तुम्हारा बॉन्ड हैबर्ट साइकिल बनाने का, डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस एंथैल्पी निकाल, मेन काम ये है। अब मैं तुम्हें इन सबकी वैल्यूज बता दूंगा। फॉर्मेशन ऑफ NaCl की जो वैल्यू है ना तुम्हारे पास -411 है। सर ये हमें कहां से पता चलेगी, ये हमें गिवन होगी, पूरा डेटा गिवन होगा। अभी पास पेपर का सवाल टाइम बचा तो मैं करवा दूंगा, लेकिन ये पूरा डेटा तुम्हें गिवन होगा। एटमाइजेशन ऑफ सोडियम ये भी गिवन होगी। एटमाइजेशन हमारे पास पॉजिटिव होगी 109 प्लस आयोनाइजेशन प्लस 494 प्लस एटमाइजेशन पॉजिटिव होगी तो 121 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, माइनस में नहीं होती, एक्सोथर्मिक होती है, तो -364 प्लस एंड में हमारे पास क्या बची, लैटिस एंथैल्पी। तो ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालनी है, डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें करना है अलजेब्रा, और तुम्हारे पास लैटिस एंथैल्पी आ जानी है। तो बच्चों ऑनलाइन वालों कैलकुलेटर निकालो जल्दी जल्दी और ये कर लो, -411 ये हो गया, ये प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -109, और ये भी आके माइनस हो जाएगा -494, फिर ये भी आके माइनस हो जाएगा -121, और ये तो माइनस ही था तो ये आगे प्लस हो जाएगा +364 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस। तो मुझे बता दो डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस की जो तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है भाई, अफीफा आप बताएं भाई वैल्यू क्या आ रही है। -726, ओके मैंने कोई चीज गलत तो नहीं लिखी, आई थिंक ये गलत आ रही है, क्योंकि मेरे पास जो आंसर लिखा है बच्चों वो कुछ और लिखा हुआ है। तुम लोग अपना बताओ ना, फिर मैं कंफर्म करता हूँ। कैसी मैथमेटिक्स है तुम लोग की, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, हाँ मेरे पास वैल्यू तो सही लिखी है। चलो कुछ नहीं करो, पहले इसको कैलकुलेट करो यार, इसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे, इसको कैलकुलेट करो।
मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, चलो तुम लोगों के साथ साथ। तुम लोगों को तो गलत आंसर आ रहा है, क्या पता। चाहिए ऊपर वाला 360 है। ओके, 109 प्लस 494 प्लस 121 माइनस 364। भाई मेरा भी 360 आ रहा है। सर मैंने माइनस की तो मैंने प्लस की जगह माइनस किया, छोटी छोटी गलती। तो देखो अब ये गलती है ना, तो ये मेरे पास आ रहा है बच्चों 360। तो मैंने क्या करा, -411 और -360। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -771 किलो जूल पर मोल, जो कि मेरी है लैटिस एंथैल्पी। -771 किलो जूल पर मोल। अब सही आई है बच्चों तुम लोगों की। तो ये तुम्हारे पास लैटिस एंथैल्पी की क्या कह सकते हैं हम लोग, वैल्यू। ठीक है भाई। अब 1 मिनट रुको, मैं तुम लोगों को आज का होमवर्क दे दूं A2 का। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, एनर्जेटिक्स। बच्चों पोटेशियम ब्रोमाइड, तुम्हारा आज का जो होमवर्क है वो ये है, जरूर बनाना इसको। बॉन्ड हैबर साइकिल फॉर पोटेशियम ब्रोमाइड, ये तुम्हारा होमवर्क है। पोटेशियम ब्रोमाइड की मैं तुम लोगों को फॉर्मेशन की इक्वेशन बता देता हूँ कि पोटेशियम ब्रोमाइड की जो तुम्हारे पास फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है भाई। पोटेशियम पॉजिटिव फॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ो सबसे पहले, तुम लोग खुद ही बनाओगे। हाँ भाई डेफिनेशन पढ़ो, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, फॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ो। Energy change when 1 mole of a compound इस फॉर्म is formed from its elements. KBR, KR हो गया। ठीक है भाई, Yes. ये तुम्हारे पास है लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू। ये तुम्हारे पास है लैटिस एंथैल्पी की, सॉरी लैटिस एंथैल्पी की तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, और फॉर्मेशन की भी मैं दे देता हूँ। लैटिस डेल्टा H नॉट ऑफ लैटिस है ये, और फॉर्मेशन की तुम लोग बना लोगे आई थिंक। फॉर्मेशन की भी इक्वेशन बना लोगे या बता दूं। फॉर्मेशन की अगर तुम लोग डेफिनेशन पढ़ो तो क्या होता है भाई, व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, हाँ भाई, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। देखो ना, एलिमेंटल स्टेट में तुम्हारे पास ब्रोमीन ये हो गया, गैस हो गया, प्लस सॉल्वेंट। ठीक है भाई, तो फॉर्मेशन की भी बता दी मैंने, लैटिस की भी बता दी है तुम्हें इक्वेशन। बाकी जो काम है वो तुम लोगों को खुद करना है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ कि ये बात क्लियर होती है, बॉन्ड हैबर साइकिल क्लियर होती है। ऑब्वियसली मुझे पता है भाई थोड़ी सी मुश्किल है, और जो एक्सेल दे रहा है उसके लिए तो ज्यादा मुश्किल है। सर अभी कुछ चीजें आपने एएस में पढ़ाई हैं, कुछ A2 में पढ़ाई हैं, तो वो सारी ना मिक्सअप हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है भाई, अफीफा आपको क्लियर होती है चीज। जी। ठीक है भाई, तो बच्चों होमवर्क जरूर करना है आपको, ना हो फिर भी करना है। गलत करो सही करो जैसा भी करो करो, और मुझे भेजो। ठीक है, आज रात 12 बजे से पहले पहले बच्चों भेज देना है सारी चीज। अभी बस आपका ना वीडियो भी पहले डाला था। अच्छा वीडियो मेरे पास ड्राइव में अपलोड होती है बच्चों, घर जाके ना आधे घंटे में हो जाती है, तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं तक है, और आप लोग जा